हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के नेवल एक्सपेंशन के बारे में और उसकी वजह से इंडिया को किस तरह के चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस फेस करने पड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। आगे बढ़ने से पहले हम जरा समझ लेते हैं कि आखिर हम इस चाइनीज नेवल एक्सपेंशन के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 दशकों में चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म प्लान है, वो 3 गुना साइज में बढ़ चुकी है। और आखिर चाइना ने अपने नेवी को इतना ज्यादा क्यों सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, उसमें क्यों इतना एक्सपेंशन किया है? तो उसका कारण ये है कि चाइना अपने नेवल में जो इम्बैलेंस यूएस के साथ है, क्योंकि यूएस की नेवी बहुत ज्यादा बड़ी और एक्सपैंडेड नेवी है, तो यूएस के साथ अपना जो मिलिट्री इम्बैलेंस है उसे काउंटर करना चाहती है। और इसी की वजह से चाइना अपने नेवी को एक्सपैंड कर रही है लास्ट 2 डेकेड से। तो चाइना ने किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स अपने नेवी में किए हैं? चाइना ने पर्टिकुलरली कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स अपने नेवी में किया है। आइए देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जैसे ये एक न्यूज आर्टिकल का हेडलाइन है कि चाइना ने एक दिन में 3 3 वॉरशिप को अपने नेवी पावर में इंडक्ट किया था। सो चाइना's rapidly growing navy just got 3 new warships in a single day। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इस शिप से क्या हो सकता है कि 30 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स इसके डेक में एकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो ये इस शिप की खासियत है। ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसके अलावा ये जो जिया क्लास है, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स है जो कि चाइनीज नेवी में लास्ट कुछ सालों में हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस मात्रा में उन्होंने टेक्नोलॉजी इंटेंसिव अपने नेवल पावर को बनाया है। एक तरफ नए वॉरशिप्स है, एक तरफ एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, एक तरफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है। तो इन डेवलपमेंट्स का इंडिया पर क्या इम्प्लीकेशन है? देखिए, एक बात तो ये है कि फिलहाल चाइना कॉम्पीट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और यूनाइटेड स्टेट्स का पर्टिकुलरली जो प्रेजेंस चाइना काउंटर या जिसको चाइना टैकल करना चाहता है, वो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जनरली स्टेट ऑफ मलक्का का जो ये ईस्टर्न पार्ट है, इसे कहा जाता है, जिसमें आपका साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ये सारे सीज आते हैं। तो फिलहाल जो चाइना का फोकस है वो इस वेस्टर्न पैसिफिक वाले रीजन में है। और इंडियन ओशन वाले रीजन में कंपैरेटिवली फोकस अभी कम है। इसकी वजह से इंडिया को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है कि हम अगर चाहें तो कुछ हद तक हमारे नेवी के जो गैप्स है उन्हें फुलफिल कर सकते हैं चाइना के साथ डील करने के लिए आने वाले सालों में। सो चाइना इज करेंटली डेडिकेटिंग इट्स नेवल रिसोर्सेज इन द वेस्टर्न पैसिफिक टू काउंटर द यूएस एंड इट्स एलाइड नेवीज। और पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ऑकस डील के बारे में भी समझाया था। तो ऑकस डील से क्या होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलने वाले हैं। तो इससे भी फर्दर चाइना का फोकस और भी ज्यादा वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ ही खींचने वाला है अगले आने वाले कुछ सालों में। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना का कोई प्रेजेंस या चाइना के पास कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन ओशन में भी चाइना के पास इंडिया के कंपैरिजन में कुछ एडवांटेजेस जरूर है। जैसे पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं जिबूटी, जो इस मैप में आपको दिख सकता है, ईस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है। यहाँ पे चाइना का एक मिलिट्री बेस है। तो ये चाइना को एक बेस देता है इंडियन ओशन में। उसके अलावा जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत चाइना ऑलरेडी पोर्ट्स डेवलप कर रहा है श्रीलंका में, मालदीव्स में, इवन बांग्लादेश में।
तो लॉजिस्टिकल बर्डन जो है चाइनीज आर्मी का वो काफी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। चाइनीज नेवी को बार बार चाइना के शोर लाइन तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें किसी भी लॉजिस्टिक सप्लाई की जरूरत हो, वो अपने इंडियन ओशन में बने हुए ये जो बाकी बेसेस है, जैसे कि जिबूटी में हो गया, श्रीलंका में हो गया, मालदीव्स में हो गया, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। So, with an explicit military base in Djibouti and large number of Belt and Road Initiative ports, the logistic burdens for conducting operations in the Indian Ocean region will be greatly reduced when it comes to China. ऑब्वियसली इंडिया के पास फिलहाल इस तरह के स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस इन द टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिकल यूजेस उतने ज्यादा नहीं है। हालांकि मैंने आपको आपके मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट वाले वीडियो में ये भी समझाया था कि इस गैप को भी इंडिया फिल करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत हमने ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन कर लिया है। ऐसा एक एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी फ्रांस के साथ भी है। तो इन एग्रीमेंट्स के थ्रू इंडिया भी कुछ हद तक ये लॉजिस्टिक्स के बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहा है। पर चाइना ने तो अपने खुद के ही बेसिस बना लिए हैं, तो उन्हें तो अभी इन एग्रीमेंट लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इंडिया के पास फिलहाल ऑप्शंस क्या है चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए? देखिए, जब भी हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ऑप्शंस देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म में इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि हम हेविली आर्म्ड सरफेस वेसल्स में फोकस करें। ये एक अनआर्म्ड सरफेस वेसल का आप एग्जांपल देख सकते हैं। सरफेस वेसल्स की कैपेसिटी रिलेटिवली छोटी होती है, इन्हें बनाना रिलेटिवली इजियर होता है। तो शॉर्ट टर्म में हम ऐसे कुछ सरफेस वेसल्स, आर्म सरफेस वेसल्स बना सकते हैं, जिससे कि हम चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन के रीजन में काउंटर कर सके। लेकिन इसका हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑप्शन क्या है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। देखिए, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक एस्पेक्ट ये है कि जो मैरीटाइम डोमेन पे फोकस है वो हमारा इनिशियली काफी कम था। हमारी जो डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी थी वो ज्यादातर लैंड बाउंड्रीज या लैंड डिस्प्यूट्स पे ज्यादा फोकस रही है। मैरीटाइम फॉरेन पॉलिसी पर हमने काफी लेट शुरुआत की। और इसका एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो मोस्टली आर्मी को एलोकेटेड होता है कंपेयर टू नेवी एंड द एयर फोर्सेस। तो एक तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडो पैसिफिक एक इतना इंपॉर्टेंट एरिना बन चुका है, इंडियन ओशन सिक्योरिटी एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बन चुकी है, तो हमें नेवी के परचेजिंग पावर को इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा rather than relying on डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडिया के लिए जरूरी ये होगा कि हम इन कंट्री या विद इन द कंट्री अपने इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करें और विद इन द कंट्री प्रोक्योरमेंट पे फोकस करें। इसके तहत जो आपका मेक इन इंडिया है वो ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर में फोकस कर रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस है लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आप शायद समझ चुके होंगे कि किस तरह के चैलेंजेस चाइना के एक्सपैंडिंग नेवल कैपेसिटी की वजह से इंडिया को हो रहा है या आने वाले सालों में होने वाला है। तो इस वीडियो में जो आपको इंसाइट्स मिले हैं उसका इस्तेमाल आप जरूर अपने आंसर राइटिंग में करें। देखिए, इंडो पैसिफिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ऑल्दो यूपीएससी ऑलरेडी कुछ सवाल पूछ चुका है, लेकिन इंडो पैसिफिक में और भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिससे यूपीएससी ने सवाल नहीं बनाया है। तो किसी इंडो पैसिफिक रिलेटेड आंसर में अगर आपको इंडिया के चैलेंजेस के बारे में बताना हो तो आप इस एक पॉइंट को जरूर लिखें कि चाइना की एक्सपैंडिंग नेवल कैपेसिटी हमारे लिए किस तरह एक चैलेंज बन सकती है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।